Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने फ्री फॉल के बारे में पढ़ा था। क्या होता है फ्री फॉल? जब भी कोई बॉडी किसी एक सर्टेन हाइट से नीचे आकर गिरती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उसको हम लोग फ्री फॉल कहते हैं। मान लो हमारे पास एक बॉल है और वो नीचे आकर गिरेगी। अगर हम उसे ड्रॉप कराएंगे तो किसकी वजह से नीचे आई है वो? ग्रेविटी की वजह से, अर्थ के फोर्स की वजह से, जो कि अर्थ एक्सर्ट कर रही है हर एक बॉडी पर, तभी तो वो नीचे आकर गिरी। इसी को ही हम लोग फ्री फॉल कह रहे हैं और इस बॉडी को हम लोग फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहते हैं। अब जब ये बॉडी नीचे आ रही होती है तो ये अपनी स्पीड में, अपनी वेलोसिटी में टाइम के साथ साथ चेंजेस लाती है। मान लो हमारे पास जब ये बॉडी ऊपर थी, हमने उसको होल्ड करके रखा था ऊपर, तब इसकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी थी? 0। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट की पोजीशन में थी, स्टेशनरी थी। और जैसे ही हम इसको छोड़ देते हैं, मतलब ड्रॉप कराएंगे, तो लगातार ये अपनी स्पीड को, अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है। भाई बढ़ेगी उसकी स्पीड, 0 से किसी ना किसी पॉइंट तक आएगी, ठीक है, ड्रॉप होते वक्त में। प्रीवियसली आप लोगों को याद होगा, फर्स्ट चैप्टर मोशन में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी बॉडी अपनी स्पीड को चेंज करती है टाइम के साथ, अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है टाइम के साथ, तो हम कहते हैं उस बॉडी को कि वो एक्सेलरेट हो रही है। तो वही बात यहाँ पर भी है। भाई फोर्स लग रहा है उस बॉडी पर, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से वो ज़ीरो से अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए नीचे की तरफ आ रही है। कॉन्स्टेंटली उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं टाइम के साथ साथ, तो बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। और वो चेंजेस किसकी वजह से आ रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तभी तो वो बॉडी एक्सेलरेट हुई है। जैसे मान लो अगर कोई भी व्हीकल है, वो कब एक्सेलरेट होगा? जब उस पर फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से बॉल एक्सेलरेट हो रही है डाउनवर्ड, है ना, एक्सेलरेट हो रही है। तो इस तरह की एक्सेलरेशन को, जो कि ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो बहुत सिंपल से डेफिनेशन है अगर हम देखें तो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेट हुई है ये बॉडी, इस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से, मतलब किस तरह से हम लोग सिंबलाइज करते हैं, वैल्यू क्या होती है, किस चीज़ पर डिपेंड करती है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला डेराइव करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पूरा इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि डेली अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट सिंबल से। कैसे हम लोग सिंबलाइज करें? तो स्मॉल जी से हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट करते हैं। वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो यहाँ पर भी वही रखेंगे, ठीक है। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू है। यानी अर्थ जब फोर्स लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है। तो कितना एक्सेलरेट होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू है एक्सेलरेशन की हर एक बॉडी के लिए, क्योंकि अर्थ सब पर एक जैसा फोर्स लगाती है ना, चाहे वो हैवियर हो चाहे वो लाइटर ऑब्जेक्ट्स हो, सब पर एक जैसा फोर्स लग रहा है। तो एक्सेलरेशन भी सेम ही प्रोड्यूस होता है। यानी सभी कॉन्स्टेंटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के ही कॉन्स्टेंट रेट में एक्सेलरेट होते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, यानी बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करती है एक्सेलरेशन की रेट। वो ये रहेगा, मास चाहे हल्का हो या भारी हो, सब एक ही तरह से एक्सेलरेट होती हैं। क्यों?
क्योंकि फोर्स सब पर एक जैसा लग रहा है, एक्सेलरेशन भी सेम ही प्रोड्यूस होगी। तो ये वैल्यू किसने दी थी? ये सबसे पहले कैलकुलेट की थी गैलीलियो गैलीली ने, और उन्होंने फाइंड किया था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो कितना माइन्यूट सा डिफरेंस है, 9.8 और 10। आज भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त में, या जो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं उनको करते वक्त में, ग्रेविटी की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर ही करते हैं। ठीक है, बहुत कम डिफरेंस है ना दोनों में। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे मान लो हमारे पास एक बॉल है और हम उसे ड्रॉप कराएंगे, तो हर सेकेंड हम लोग देखेंगे कि वो अपनी स्पीड में कितना चेंज लाती है। ठीक है, कांस्टेंट है या नहीं। जैसे मान लो हमने देखा उसको ड्रॉप कराया, तो एक सेकेंड में उसकी स्पीड थी 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगले सेकेंड में जैसे सेकेंड बढ़ा तो उसकी स्पीड हो गई 19.6 मीटर पर सेकेंड। थर्ड सेकेंड में, तीसरे सेकेंड में वो ग्राउंड को हिट कर जाती है और उसकी स्पीड होती है लास्टली 29.4 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम इनका रेट देखें कि किस तरह से, किस वे में ये एक्सेलरेट हुई है, तो हम क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ सेकेंड स्टेप में 19.6 में से फर्स्ट वाली माइनस करते हैं तो कितना आएगा हमारा आंसर, 9.8। ऐसे ही अगर हम फाइनल वाली में से सेकेंड वाली माइनस करते हैं तो भी कितना आएगा, 9.8। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे सेकेंड इंक्रीज हो रहा है, बट टाइम जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है, जो उसकी स्पीड है वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। हर सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड ही ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इतनी ही एड अप हो जा रही है, एक एक सेकेंड उधर ऐड हो रहा है, स्पीड में 9.8 मीटर पर सेकेंड ऐड हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखोगे सब एक दूसरे के यहाँ पर 9.8 के ही मल्टीपल नज़र आएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो जो स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है उसमें चेंज आते हैं कांस्टेंट रेट में, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुई है ग्रेविटी की वजह से, दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट रेट में ही वो इंक्रीज होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स डेराइव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई भी बॉडी है वो अर्थ की सरफेस पर हो या फिर सरफेस के पास हो, तो हम उस बॉडी से अर्थ के सेंटर तक की जो डिस्टेंस लेंगे, कैलकुलेट करने के लिए जो डिस्टेंस लेंगे, वो अर्थ के रेडियस के बराबर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर अर्थ है, उस पर एक बॉडी रखी है जिसका मास है m, तो जो डिस्टेंस ले रहे हैं ना अर्थ के सेंटर से, वो अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाएगी या नहीं। ठीक है, क्योंकि अर्थ हर एक चीज़ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो हम सेंटर से वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। नाउ शुरू करते हैं हम लोग डेरिवेशन। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बॉडी लेंगे जिसका मास है m, उसको हम एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप कराते हैं। सो इफ़ वी ड्रॉप अ बॉडी जिसका मास क्या बताया मैंने, m। ठीक है, स्मॉल m से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्टेंस, डिस्टेंस कहाँ से लेंगे हम, सेंटर से, जो कि रेडियस के बराबर है, अर्थ के रेडियस के बराबर, तो वो हो जाएगी कैपिटल R। ठीक है, अर्थ का मास कितना है, अर्थ का मास है यहाँ पर कैपिटल M से हम लोग डिनोट करेंगे। अब इस स्मॉल m, ये जो m मास की बॉडी पर अर्थ फोर्स लगा रही है, वो फोर्स कितना होगा, तो वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूले से। क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि जो फोर्स लगता है बॉडी के बीच में, ठीक है भाई, हर एक बॉडी यूनिवर्स में दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा रही है, सब एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों बॉडीज़ के बीच के मास के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉडीज़ के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही कम होगा, मास जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है। तो यहाँ पर एक मास, दो बॉडीज़ कौन कौन सी हैं हमारी, एक है अर्थ और दूसरा है वो m मास की बॉडी, तो दोनों का प्रोडक्ट लिख लिया। अपॉन में हमने लिखा है
आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस हमें रेडियस के बराबर ली है, तो कैपिटल आर का स्क्वायर, तो एफ इज इक्वल्स टू जी, जी क्या है यहाँ पर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, जिसमें कि हमने जो भी हमारी बॉडीज हैं उनका मास और दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि एफ जो होता है यानी फोर्स जो लगता है वो मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। पढ़ा है हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है, कि एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, तो एफ की वैल्यू एम इंटू ए है, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अगर हम यहाँ से एफ की जगह जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो एफ है उसकी जगह अगर उसकी वैल्यू एम ए लिख लेते हैं तो भी बराबर ही है, भाई एफ मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर है, तो वो हम लोग लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप कि एम ए, एफ की जगह हमने एम ए लिख लिया, इज इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, ठीक है, कैपिटल एम अर्थ का मास हो गया, यहाँ स्मॉल एम ऑब्जेक्ट का मास हो गया, अपॉन जो रेडियस है उसका स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग कट कर सकते हैं मासेस को, मास को कट करने पर वैल्यू क्या आई, ए यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कैपिटल जी जो कि कांस्टेंट है अभी भी हमारा, मल्टीप्लाई में अर्थ का मास, यहाँ देखो बॉडी का मास नहीं बचा है, बस अर्थ का मास है और वो तो है भी बहुत ज़्यादा ह्यूज है, अपॉन जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन आया है ये हो गया हमारा फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन नॉर्मल वाला आया है जो कि हम लोग जनरल चीज़ों पर यूज़ करते हैं, और हम जो इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से बात कर रहे हैं, जिसका हमने सिंबल भी देखा था, क्या देखा था, स्मॉल जी, तो बस ए की जगह जी लिख दो, ठीक है, एक ही बात हो गई, एक्सेलरेशन ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर कैलकुलेट कैसे करेंगे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी, जहाँ पर कांस्टेंट लिखेंगे हम लोग, ठीक है, मल्टीप्लाई अर्थ का मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर, अर्थ की रेडियस जो है जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर है कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पर कैपिटल एम है मास ऑफ द अर्थ, रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है, अर्थ की रेडियस। तो आप लोग एक चीज़ यहाँ से नोटिस करो कि फॉर्मूले में, नीचे फॉर्मूले में बॉडी के मास की बात नहीं की गई, तो ये जो जी की वैल्यू है हमने पहले भी कहा था, ठीक है, कि जी की वैल्यू इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, मास पर डिपेंड नहीं करती, बॉडी चाहे हैवी हो चाहे लाइट हो उस पर एक्सेलरेशन सेम रेट से ही जनरेट होगा, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो मास पर ये वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ जी। वैसे तो हम लोगों ने पता कर ही लिया है कितनी वैल्यू है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये वैल्यू है, ठीक है, लेकिन वो आई कैसे है, ये जो फॉर्मूला हम लोगों को मिला है इसमें हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, उसके बाद कैलकुलेशन से वो भी वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम लोगों को फॉर्मूले में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मिला है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये होती है। अर्थ का मास भी हम लोगों को पहले से नोन है, दैट इज 6 इंटू 10⁻24 kg, एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये तीनों चीज़ें हम लोगों को पता है पहले से, ठीक है। नाउ बाई पुटिंग दीज वैल्यू इन द फॉर्मूला, फॉर्मूला हम लोगों ने डेराइव किया कि स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि फिक्स वैल्यू है, ठीक है, मल्टीप्लाई अर्थ का मास जो कि हम लोगों को पता है 6 इंटू 10⁻24 kg अपॉन
रेडियस का स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, सो दैट इज 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो बस वैल्यूज़ को रख दो इसमें और कैलकुलेट कर देते हैं। तो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगी कैलकुलेशन के बाद, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो वैल्यू हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ी थी वो एक्चुअल में इस तरह से कैलकुलेटेड है, तब हम लोग उसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हर एक बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है दैट इज फिक्स एंड ऑल्सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। सिर्फ अर्थ के मास पर डिपेंड करता है, बॉडी के खुद के मास पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला डेराइव किया। ठीक है, फॉर्मूले में हमने देखा कि वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। एक तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दूसरा मास ऑफ द अर्थ, तीसरा रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस के स्क्वायर के, वही फॉर्मूले में ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये कैसा होता है, कांस्टेंट है, फिक्स है, कभी चेंज नहीं होने वाला। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, हमेशा ये रहने वाला है। ठीक है, अब तक रहता आया है। दूसरा, अर्थ का जो मास है वो भी चेंज नहीं होने वाला, वो भी फिक्स ही रहेगा, कांस्टेंट है। अगर हम थर्ड की बात करें यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ की, अगर ये भी कांस्टेंट है तो हमारी जो तीनों क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई, फिक्स हो गई, तो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और अर्थ का मास तो फिक्स है, इनमें तो कोई चेंज नहीं आता। लेकिन रेडियस जो है इसकी वजह से ग्रेविटेशनल, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, इसमें चेंजेस आ जाते हैं। क्यों चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमारी जो अर्थ है इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फेयर। अर्थ एक स्फेयर नहीं है जहाँ हर तरफ रेडियस जो है वो बराबर ही आए। अर्थ जो है वो पोल्स पर तो फ्लैट है और इक्वेटर पर बल्जिंग है, मतलब बाहर की तरफ उभरी हुई है। तो पोल्स पर तो अलग से रेडियस होगी, ठीक है, छोटी रेडियस होगी सेंटर से अगर पोल तक को देखें, और इक्वेटर से अगर सेंटर तक हम देखेंगे तो रेडियस काफ़ी बड़ी होगी, है ना। पोल से छोटी रेडियस है, ठीक है, कम रेडियस है। अब हम लोगों ने देखा कि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस ज़्यादा हुई तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, और रेडियस कम है तो वैल्यू जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वो ज़्यादा होगी। तो पोल पर रेडियस जो है वो कम है यानी मिनिमम रेडियस है, तो वैल्यू ऑफ जी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम इक्वेटर से लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर तक, रेडियस ज़्यादा है पोल के मुकाबले तो भाई बहुत ज़्यादा है, देखो आप ही। ठीक है, परफेक्ट स्फेयर ना होने की वजह से है ये। तो रेडियस है मैक्सिमम तो वैल्यू ऑफ जी होगी मिनिमम। ठीक है, कम वैल्यू होती है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इससे क्या कंक्लूजन निकला है कि वैल्यू ऑफ जी जिसको हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान रहे हैं, इट इज़ नॉट कांस्टेंट एट ऑल द प्लेसेस ऑन द अर्थ। ठीक है, अर्थ पर भी हर जगह वैल्यू फिक्स नहीं है, पोल पर अलग है और इक्वेटर पर अलग है, और ये अलग किसकी वजह से है, इस रेडियस की वजह से। ठीक है, तो अगर स्फेयर होता तो सब कुछ ठीक था, तो वैल्यू भी फिक्स ही रहती 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि ये स्फेयर नहीं है इस वजह से वैल्यू में चेंजेस आते हैं, पोल पर छोटी रेडियस, इक्वेटर पर बड़ी रेडियस, तो हो गया बस चेंज। ठीक है, और क्या चेंजेस आते हैं अगर हम ये देखें, मान लो अगर हम अर्थ की सरफेस पर खड़े हुए हैं और ऊपर की तरफ बढ़े, ठीक है, अर्थ की सरफेस से हम दूर जा रहे हैं, तो देखो अर्थ के सेंटर से भी तो हम दूर ही जा रहे हैं ना। सरफेस से ऊपर जाने का क्या मतलब है कि हम सेंटर से दूर जा रहे हैं, सेंटर से दूर जितना ज़्यादा जाएंगे रेडियस उतना ही ज़्यादा हो जाएगी और जी की वैल्यू उतना ही कम हो जाएगी। ठीक है,
तो द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, सरफेस पर ज़्यादा रहेगी, और जैसे ही हम ऊपर जाने लगेंगे तो ऊपर की तरफ बढ़ते वक्त में हमारी और सेंटर की जो डिस्टेंस है, जो कि हम रेडियस ले रहे थे, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। रेडियस बढ़ेगी तो जी की वैल्यू कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है एक दूसरे के। ठीक है, तो अगर हम कितने एल्टीट्यूड पर जाते हैं, 200 किलोमीटर, अगर हम यहाँ सरफेस से 200 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, चलो 150 तक तो 180 तक तो कुछ नहीं होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहने वाली है। लेकिन जैसे ही हम इससे ऊपर जाएंगे ना, तो उसकी जो वैल्यू है दैट विल बी 9.23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतना कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि रेडियस ज़्यादा हो गई है तो जी की वैल्यू कम होगी। अगर हम 1000 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाएं सरफेस से, 1000 किलोमीटर, तब 7.34 कम हो रही है ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम 5000 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, सो दैट विल बी 3.08 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर हम 10,000 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाएं तो 1.49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो जितना हम अर्थ की सरफेस पर रहेंगे उतने ही जी की वैल्यू कैसी है, ज़्यादा, मैक्सिमम। ऊपर जाएंगे तो कम होगी क्योंकि रेडियस बढ़ रही है। लेकिन अब इससे ये मतलब मत निकाल लेना कि अगर हम अर्थ के अंदर घुसेंगे तो रेडियस कम हो जाएगी और उसकी वजह से जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। नहीं, ये फॉर्मूला ओनली एप्लीकेबल है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इनसाइड नहीं। अंदर हम लोग नहीं जा सकते। ठीक है, अंदर अगर हम जाएंगे ना तो डिक्रीज होती है जी की वैल्यू, और सेंटर पर तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, अर्थ के सेंटर पर अगर हम पहुँचे तो उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम लोग ऊपर जाते हैं सरफेस से तो भी जी की वैल्यू कम होती है, अर्थ के अंदर जाएंगे तो भी कम होगी, बस अर्थ की सरफेस पर मैक्सिमम होगी। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप आपको आज सब कुछ समझ में आया होगा जो भी हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेरिवेशन देखी, डेफिनेशन देखी। ठीक है, और कैसे कैलकुलेट करके 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है ये भी हम लोगों ने देखा। इसके बाद हमने वेरिएशंस देखी। ठीक है, यानी सरफेस पर भी हर जगह समान नहीं है, इक्वल नहीं है, वो घटती बढ़ती है, पोल पर अलग है, इक्वेटर पर अलग है। और अगर हम एल्टीट्यूड पर जाते हैं या फिर अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो वो मिनिमम होती है, सरफेस पर ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई होप। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए।